Good morning, everyone. Today we will study chapter number 4 of class 9 English. चैप्टर नेम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बेसिकली ये स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफस्टाइल पे बेस्ड है कि उनका कैसे उनका बर्थ हुआ एंड उनकी पूरी लाइफ जर्नी बेस्ड ये स्टोरी है। हाँ, ये स्टोरी बाकी स्टोरीज की तरह इंटरेस्टिंग नहीं है बट यार नॉलेजेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनका बर्थ 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म सिटी में हुआ था। ठीक है, उसके जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब बर्थ हुआ था तब वो जो है बिल्कुल भी बोलते नहीं थे। तो उनकी मम्मी उन्हें क्या बुलाती थी, उन्हें कहती थी कि ये तो एक फ्रीक है। फ्रीक मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ड मीनिंग वाली वीडियो में कि एक चाइल्ड जो कि लेट बोलना सीखता है। तो उन्होंने ये मानते थे कि फ्रीक है क्योंकि बोलते नहीं थे। जब वो 2.5 साल के हुए तो तब भी वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते थे। एंड उसके कुछ टाइम बाद जब उन्होंने बोलना सीखा तब वो जो भी बोलते थे वो सब कुछ दो दो बार बोलते थे, एक ही चीज़ को वो रिपीट करते थे। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्लेमेट्स थे जो उनके साथ खेलते थे तो उन्हें कहते थे कि ये बोरिंग ब्रदर है, क्योंकि ना तो इनके शौक मिलते थे और ना ही एल्बर्ट आइंस्टाइन इनसे बिल्कुल भी बातें वगैरह किया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बाकी बच्चों से थोड़ा अलग थे। इनकी मदर इन्हें कहती थी कि तुम्हारा सिर का जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। उन्हें ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज़ वगैरह पसंद हुआ करते थे। उनकी थोड़े टाइम बाद एक न्यूबॉर्न सिस्टर ने बर्थ लिया जिसका नेम था माजा। एक बार क्या हुआ कि वो उनके जो फादर हैं वो एक प्रोफेसर से मिले, इनके स्कूल के एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के प्रोफेसर से। तो उन्होंने उनके फादर को बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसका फ्यूचर में कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, और मुझे लग रहा है कि इन्हें ऐसी इसके साथ कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। देर आफ्टर उसकी मदर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये जताया कि वो चाहते हैं कि एल्बर्ट जो है वॉयलिन सीखे। तो एल्बर्ट ने वॉयलिन सीखा और कुछ ही टाइम बाद वो एक एमेच्योर वॉयलिनिस्ट बन गए। और उनका जो वॉयलिन बजाते थे, हाँ वो प्रोफेशनली नहीं बजाते थे लेकिन जो भी बजाते थे वो वॉइस बहुत सूथिंग होती थी, बहुत अच्छा बजाते थे अपने एज वगैरह के हिसाब से। लेकिन देर आफ्टर क्या हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग के लिए गए। वो हाई स्कूलिंग उन्होंने करी म्यूनिच में, वेयर एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जहाँ से वो चले गए थे जब वो 15 महीने का था। ही वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे, लेकिन उन्हें स्कूल वगैरह पसंद नहीं था नया वाला। अब उन्हें और टीचर के साथ भी हमेशा क्लैश रहता, मतलब टीचर के साथ भी उनकी नहीं बनती थी। जब वो 15 ईयर्स के हुए तब वो तंग आके उन्होंने एक्चुअल में स्कूल ही छोड़ दिया। उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। ऑल्दो उनके मार्क्स अच्छे आते थे लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, वो एक बर्डन की तरह समझते थे क्योंकि उन्हें टीचर्स नहीं पसंद थी, उसकी लैंग्वेज नहीं पसंद थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके साथ कि मतलब उन्हें ये नहीं करना। तो अपने आप को उन्होंने स्कूल से ही अलग कर दिया। देर आफ्टर उनके जो पेरेंट्स थे वो गए मिलान में, वो शिफ्ट हो गए वहाँ पे। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ टाइम बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। ही कंटिन्यूज हिज एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन कंटिन्यू करी जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, एक सिटी जहाँ पे म्यूनिच के लिए लिबरल है, मतलब जहाँ पे इनको भी वैल्यू दी जाती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लैंग्वेज बाउंड का। पहले लैंग्वेज बाउंड का रिस्ट्रिक्शन था, अब नहीं है, इसलिए वो खुशी खुशी आगे स्कूलिंग करने लगे। उनको पास मैथमेटिक्स तो वैसे ही गिफ्टेड था, उन्हें मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, वो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे। एंड उनका फिज़िक्स में भी बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट हुआ करता था। जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग फिनिश करी तब वो यूनिवर्सिटी की स्टडी के लिए ज्यूनिक चले गए। वहाँ पे वहाँ पे भी मतलब जब वो गए तब वहाँ पे ये माना जाता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यंग डैशिंग मैन है, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, जो साइंस वगैरह में बहुत अच्छे हैं। देर आफ्टर उनके जो एक फेलो स्टूडेंट थी, मतलब उनकी जो क्लासमेट या कॉलेज में जो थी, मिलर्वा मारिक, नेम नोट कर लेना, मिलर्वा मारिक से इन्हें क्या हो गया, जिन्हें क्लेवर क्लेचर कहते थे, उन्हें धीरे धीरे इससे प्यार हो गया। जो मिलर्वा मारिक थी वो यहाँ की रहने वाली नहीं थी, लेकिन वो इस यूनिवर्सिटी में आई थी क्योंकि
इस यूनिवर्सिटी में वुमेंस को एक मतलब ओनली यूनिवर्सिटी थी जो वुमेंस को डिग्री प्रोवाइड करती थी उनकी एरिया वाइज में, इसलिए वो यहाँ पे अपनी स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट करने के लिए आई थी। कुछ ही कपल ऑफ डेज में दोनों के बीच में जो है लव स्टार्ट हो गया। वो आपस में लेटर्स वगैरह एक्सचेंज करने लगे, एक दूसरे को लेटर्स वगैरह देने लग गए। और फिर क्या हुआ कि इसमें ना जो हमारी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वो कुछ ईयर वाइज भी, इसके बाद तो वो भी हम उस पर भी ध्यान देते हुए जाएंगे कि कौन से ईयर्स में क्या हुआ। देन 1900 में एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 ईयर्स के हो गए और उन्हें जो है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, मतलब उनकी ग्रेजुएशन जो है अब पूरी हो गई। अब वो अनएम्प्लॉयड है। थोड़े टाइम बाद ही उन्हें एक टीचिंग असिस्टेंट की जॉब मिलती है जो कि एक प्राइवेट लेसन्स देगा। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट लेसन्स देने की जॉब थी वो जॉब जो है इनकी कोई सिक्योर जॉब नहीं थी, टेम्परेरी जॉब थी। फिर उसके बाद उन्हें 1902 में यानी कि 2 साल बाद उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट जो कि बर्न में है वहाँ पे हायर कर लिया, एक ऐसा एज एन टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ उन्हें हायर कर लिया गया। और फिर वहाँ पे वो अपना काम करते थे। वहाँ पे कुछ इन्होंने डिस्कवरी वगैरह भी करी, लेकिन जो लोग थे वो उसे उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये जो नॉर्मल हमारी डिस्कवरीज थी पहले जैसे हो रखी है उसके थोड़े से इनका अलग ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है, जो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें हम मानते थे कि जो वेरिएबल्स हैं, जो टर्म्स हैं, मतलब जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उन्होंने कहा कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। और ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक फेमस न्यूज़पेपर में 1905 में जाके जो है पब्लिश हो गया। ये जो थ्योरी है वो हमारी E=mc वाली है, एनर्जी इज मास बेस्ड जो हमारी है थ्योरी है। ओके, मास एंड जो सी हमारा होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में बात करते हैं, वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट में वैक्यूम की बात होती है। देर आफ्टर क्या हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो है फिज़िक्स के बहुत इजीली सॉल्व कर लेते थे। लेकिन उनकी जो प्राइवेट मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, जो उनका जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें उनकी मिलीवा से मैरिज हो जाए, लेकिन उनकी मदर जो है इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। रीज़न क्या था, जो मिलीवा थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट चाइल्ड थी एंड वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 इयर्स बड़ी भी थी, और इस वजह से उन्होंने उसकी मदर ने मना कर दिया। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन तो शादी करना ही चाहते थे एनी कॉस्ट, तो इसलिए उनकी जिद के कारण बाद में उन्होंने जनवरी 1903 में जाके शादी कर ली और उनके बाद में 2 सन्स ने भी जन्म लिया। लेकिन कुछ ही साल बाद उनकी जो शादी थी वो फ्लैटर्ड हो गई, वो बिखर गई और उनके बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। यही चलते हुए दोनों आपस में मैरिज लाइफ में खुश नहीं थे। मिलेवा भी खुश नहीं थी और ऐसे ही कांस्टेंट फाइट होने के कारण 1919 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स लेने के बाद सेम ईयर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से मैरिज कर ली। उनकी शादी हो गई सेम ईयर उनकी कज़न एल्सा से। एल्बर्ट नाउ पर्सनल चैप्टर कंसिस्ट, अब जो है उनके वर्ल्ड में फेम की बारी आनी, मतलब वर्ल्ड उन्हें जानने लगेगा। कैसे वो देखते हैं, जो इनके माँ बाप थे ना वो सोचते थे कि जो हमारा बेटा है वो मतलब इतना अच्छा नहीं है, वो बाकी बच्चों से कमज़ोर, क्योंकि वो बोलते भी कम थे। लेकिन अब यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल कम्प्लीटली उल्टी हो जाती है। इन 1915 में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई और उसमें नया इंटरप्रिटेशन किया गया, नया मतलब उसको नई तरह से देखा गया। और जो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके रिलेटेड कहा था, जो भी मतलब उन्होंने प्रूफ दिए थे कि इक्लिप्स ऑफ द सन के कुछ भी जो उसने प्रूफ दिए थे वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट थे। उनकी सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल करेक्ट थी और इसीलिए उन्हें न्यूज़पेपर में उनकी जो ये मतलब जो उन्होंने ये दिया था हमें साइंटिफिक रिसर्च जो उन्होंने करी थी उसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन माना गया और इसे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया। इन्हीं मतलब खोज के कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, जो कि 1921 में मिला। और ये कहा गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड बहुत तेज़ है एंड इनकी सारी साइंटिफिक रिसर्च जो उन्होंने करी है
वो सारी की सारी सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट एंड बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ टाइम बाद इन जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पे 1933 की। उसके बाद 1933 में जर्मनी में इनका बड़ा नाम हुआ। व्हेन द नार्गिस केम, जब नार्गिस पावर में आ गए तब एल्बर्ट जो है यूएसए की तरफ मूव कर गए। जब नार्गिस आए थे पावर में, मतलब 1933 में, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे। देर आफ्टर, उसके 5 साल बाद जो है उन्होंने न्यूक्लियर फिजन जो कि बर्लिन में, उसकी डिस्कवरी करी। लेकिन जो वहाँ के राजा थे, जो आइकन से नर्गिस जो थे, वो इस बारे में अफ्रेड थे, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन इज समथिंग लाइक, आपने एटॉमिक बम को बनाने का रिसर्च किया, तो वो डरे हुए थे कि कहीं इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए, कोई गलत यूज़ ना हो जाए। और कहीं ना कहीं इनकी बात सही भी साबित हुई। आगे पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, जो कि थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। लिखा था उन्होंने 2 अगस्त 1939 में। उन्होंने कहा था एक सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, मतलब एक सिंगल बम इस तरह का इतना बड़ा धमाका कर सकता है कि पूरी टेरिटरी और उनके आसपास की जगह को वो तहस नहस कर सकता है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अमेरिकन ने क्या किया, उन्होंने सीक्रेटली, मतलब बिना किसी को बताए हुए, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और उन्होंने जापान में जापानीज सिटीज़ जो थी हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसमें उन्होंने बम डिस्पोज कर दिया, बम वहाँ पे गिरा दिए 1945 में अगस्त में। अमेरिका ने वहाँ बम डिस्पोज किया। एल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा अंदर से परेशान हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा डिस्ट्रक्शन हो गया है मेरी वजह से, मतलब उसे बहुत झटका लगा था कि कभी बॉम्ब के डेवलपमेंट से इतना ज़्यादा नुकसान किसी कंट्री को हो सकता है और इतना पीस हिल सकता है। इसीलिए उसने यूनाइटेड नेशंस में एक मैसेज, मतलब एक लेटर सेंड किया यहाँ पे। और उस लेटर में उसने ये लिखा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि पीस वगैरह आ सके। लेकिन जो रोजवेल्ट हमारा अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट उस वक्त का जो था, तो उसने जो है इसके लेटर को इग्नोर मार दिया। इसकी वजह से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा, मतलब वो बिल्कुल इग्नोर हो चुका था। इसकी वजह से एल्बर्ट को और ज़्यादा बुरा लगा और एल्बर्ट ने पॉलिटिक्स के अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना किया, मतलब बहुत और ज़्यादा पॉलिटिक्स के मामलों में इन्वॉल्व होने लगे। और उनका मेन मोटिव ये था कि पीस आ जाए और डेमोक्रेसी रहे। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो 1955 में 76 ईयर की एज में वो डाई हो गए। एंड उनको जो डे होता है वो विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस के नाम से जाना जाता है। विजनरी का मतलब एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और जो अभी का प्रेजेंट का काम जो है फ्यूचर को देख के करता हो, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखता के करता हो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पे मूव करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है कि ये जो डिस्कशन हुआ, जैसे आइंस्टाइन की क्वेश्चन है, तो वो कौन से पैराग्राफ में डिस्कस की गई है। ऐसे तो कि आइंस्टाइन मेट हिज फ्यूचर वाइफ, तो आप यहाँ से जैसे पैराग्राफ ढूंढ लीजिएगा कि आइंस्टाइन कब उसकी फ्यूचर वाइफ से मिले। तो देखिए यहाँ पे इसमें दिखा रखा है कि आइंस्टाइन ने यहाँ पे देखिए मैरिज हुई। ये तो मैरिज का है, लेकिन हमने ढूंढना है कि कब मिले। तो यहाँ पे जाके उनकी बात हुई है कि उनकी एक फॉर्मर फेलो स्टूडेंट थी, 7 पैराग्राफ में वो उनसे मिले। तो ऐसे ही इसमें 7 लिख देंगे। इन द सेम वे ये करना है, सिर्फ चैप्टर में से आप लोगों को ढूंढना और कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में ऐसा कौन सोचता था। पहला, ही इज़ बोरिंग कौन, उसके क्लासमेट सोचते थे जो इसके साथ हम खेला वगैरह करते थे। वो कहते थे कौन है ये, बोरिंग ब्रदर है। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज स्टूपिड एंड विल नेवर सक्सीड इन लाइफ। ये किसने कहा था, ये प्रोफेसर ने कहा था आइंस्टाइन के। नेक्स्ट है, ही वॉज फ्रीक कहा था आइंस्टाइन की मदर ने। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉलोइंग आइंस्टाइन लिविंग इन द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड। आइंस्टाइन ने लीव क्यों किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ पे जो है इतनी लिबर्टी नहीं दी जाती है म्यूनिच पीपल को, इसलिए उसने छोड़ दिया था। नेक्स्ट सेकंड वाला, स्विट्ज़रलैंड को अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे जो है म्यूनिच को लिबर्टी दी जाती है, आपके पास लैंग्वेज की लिबर्टी है और इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे जो कि दूसरे उसमें थे। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन सीइंग मेलिविया एज एली। आइंस्टाइन को मेलिविया के साथ
प्यार हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि मेलिविया बहुत ज़्यादा समझदार है, वो एक क्रिएटिव पर्सन है मतलब, और इसमें उसे ये लगा था कि साइंस में बहुत अच्छी वगैरह है, और उनकी जो है वो भी बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग है, और हमारी सोच मिलेगी, तो ये सब छोड़ के उसको मेलिविया अच्छी लगने लगी। नेक्स्ट क्या, व्हाट डू दीज टेल अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में क्या बताते हैं कि आइंस्टाइन लोगों से डिफरेंट है। आइंस्टाइन अपनी सोच रखने में बिलीव करते हैं, क्योंकि जब इन्हें मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में अपनी करने की, तो उन्होंने किसी और के रिसर्च के ऊपर अपना राय नहीं दी, उन्होंने अपनी एक सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जैसे रिलेटिव थ्योरी में हमने पढ़ा था, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं करते, कि वो अपनी खुद की राय है। और सेकंड हम ये भी लिख सकते हैं कि वो पीस चाहते हैं, डेमोक्रेसी को चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस। आइंस्टाइन को डेस्क ड्रॉर क्यों कहा जाता था, रीज़न यही था कि जब पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन वर्क करता था, तो उनसे ये उम्मीद करी जाती थी कि जो साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं ये उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे वगैरह। लेकिन आइंस्टाइन तो इनसे अलग थे, वो अपने ही रूल्स निकालते थे, बल्कि जो पहले की थ्योरी से उनके भी अगेंस्ट जाके, अगर मतलब उन्हें लगता था कि पहले वाली थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ उसका न्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो वो भी ये करते थे, अवे फ्रॉम द पॉइंट करते थे, इसलिए उन्हें डेस्क ड्रॉर कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। आइंस्टाइन ने क्यों लिखा था लेटर, क्योंकि वो चाहते थे कि पीस हो जाए और डेमोक्रेसी फैल जाए, और साथ ही साथ लड़ाई वगैरह ना हो किसी भी कंट्री में, और जो मेन पॉइंट था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो पाए। नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा दुखी थे कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इतनी मतलब पीस जो है पूरी हमारी अर्थ का वो हिल गया है, और कहीं ना कहीं लड़ाई वाले माहौल बन गए, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें एक सबको जोड़ के रखने की आदत थी, इसलिए उनका इस बॉम्बिंग का आइंस्टाइन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। नेक्स्ट क्या, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एंड वर्ल्ड सिटीजन। क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को एक मानते थे, उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च भी करी है जो पूरे वर्ल्ड के लिए की है, और उन्होंने अपनी काफ़ी लाइफ जो है पॉलिटिक्स को दे दी है, और पॉलिटिक्स में उन्होंने पीस लाने की और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश पूरी की है। नेक्स्ट क्या है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, हमें इसे अरेंज करना है क्रॉनिकल ऑर्डर में। क्रॉनिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले हमने वो चीज़ रखनी जो आइंस्टाइन के साथ सबसे पहले, उसके बाद जो बाद में। जैसे कि फर्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास कि आइंस्टाइन बॉर्न हुआ जर्मनी में इन द सिटी ऑफ उल्म, तो पहला ये हुआ। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हुई है उसे हमने वो रखना है। ऐसी सीरीज़ वाइज जो चीज़ें होती गई हैं हमने उस पर नंबरिंग कर देनी है। सो बाय दिस वे वी विल बी एंडिंग अप दिस चैप्टर। होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन गुड लक, बाय बाय।